आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियाई, तो आज हम लोग देखिए रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 5 years। आफ्टर हाउ मच टाइम इज इट्स एक्टिविटी रिड्यूस्ड टू, नंबर 1 है 3.125% एंड नंबर 2 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ लाइफ 5 years है। आप बताइए कि कितने टाइम के बाद इसका एक्टिविटी रिड्यूस होके 3.125% रह जाएगा, और फिर दूसरा कह रहा है कितने टाइम के बाद 1% हो जाएगा किसका, तो ओरिजिनल यानी जो इनिशियल एक्टिविटी था उसका। तो फर्स्ट वाले में देखिए कि एक्टिविटी कह रहा है, बाद वाला एक्टिविटी 3.125% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिविटी इक्वल टू 3.125 परसेंटेज है तो बाय 100 इंटू ए नॉट। इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाता है 1/32 इंटू ए नॉट। तो आप कहेंगे कि ए बाय ए नॉट इक्वल टू 1/32, और 1/32 को आप देखिए 1/2 टू द पावर 5 कह सकते हैं, ये हमको गिवन है। और फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, ए बाय ए नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। अब इस दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, तो 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, दैट इज n इक्वल टू 5। अब n 5 हो गया तो n क्या होता है, t बाई टी हाफ, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5 इंटू टी हाफ दिया हुआ है 5 years, तो आप कहेंगे कितना हो गया 25 years। सेकेंड कह रहा है कि 1% ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी, तो a इक्वल टू 1% ऑफ ए नॉट, तो a इक्वल टू 1/100 ए नॉट। आप कह सकते हैं कि a बाय ए नॉट इक्वल टू 1/100। अब देखिए कि 1/100 को आप 1/2 टू द पावर के टर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तब आप जो पिछला हम लोग सवाल बनाए थे 1/2 टू द पावर n करके, उससे नहीं बनेगा। तब आपको जो ओरिजिनल फार्मूला है उसका यूज करना होगा। तो देखिए फार्मूला है a इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू कितना है, तो ए नॉट बाय 100, तो ए नॉट बाय 100 इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, आप देखिए ए नॉट कैंसिल इक्वल टू 1/100, तो ई टू द पावर प्लस लेमडा टी इक्वल टू 100। आप दोनों तरफ लॉग यूज कर लीजिए, तो लॉग ई टू द पावर लेमडा टी आगे आ जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1, लॉग 100 बेस ई है, तो लेमडा टी इक्वल टू, अगर लॉग बेस ई को हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्सन फैक्टर है दैट इज 2.303। अब ये हो गया log 100 बेस 10, तो लेमडा इक्वल टू आप जानते हैं 0.693 बाई टी हाफ इंटू टी इक्वल टू 2.303, और log 100 का वैल्यू कितना है 2, तो देयरफॉर टी इक्वल टू 2.303 इंटू 2, ये इधर ले आए तो टी हाफ दिया हुआ है 5 years बाय 0.693, इसको आप कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 33.23 years। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 4 days। हाउ मच मटेरियल शुड बी प्रेजेंट इनिशियली so that 4 into 10 to the power minus 3 kg of the material is left after 6 days। और देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या कुछ एनसीईआरटी का है, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो आपको कह रहा है, इसको देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, हाफ लाइफ नहीं दिया हुआ है और कहता है 1/16 हो जाता है 4 days में, तो इससे हम लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/16, तो n बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/16 यानी 1/2 टू द पावर 4, तो n बाय एन नॉट हम लोग फार्मूला से जानते हैं 1/2 टू द पावर n। अब आप कंपेयर कीजिए तो n इक्वल टू 4, अब n इक्वल टू आप कहते हैं t बाई टी हाफ इक्वल टू 4, तो t हाफ इक्वल टू t बाय 4,
टी कितना है, कह रहा है कि 4 डेज के बाद, तो टी है 4 डेज और ये बाय 4, तो ये कितना हो गया 1 डे। इसका हाफ लाइफ कितना हो गया, 1 दिन। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आप बताइए कि इनिशियली कितना मटेरियल प्रेजेंट होगा कि 6 डेज के बाद यह मटेरियल हो जाए 4 × 10⁻³ kg। तो सेकेंड पार्ट में आप देखिए एम दिया हुआ है 4 × 10⁻³ kg। इनिशियल अमाउंट यानी m0 पूछ रहा है आपको, और टी दिया हुआ है 6 डेज। आप कहेंगे n = t/t½ तो टी है 6 डेज बाय टी हाफ है 1 डे, तो आपका ये हो गया 6/1 यानी 6। अब फिर देखिए वही फार्मूला, m/m0 = 1/2⁴n। अब कहेंगे आप कि n कितना है, तो 6, तो 1/2⁶, दैट इज 1/64। तो m0 = 64 × m। अब m है 4 × 10⁻³ तो 64 × 4 256 × 10⁻³ kg, या आप कह सकते हैं 0.256 kg। ये सेकेंड नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन ए गिवन सैंपल 2 रेडियो आइसोटोप्स A and B are initially present in the ratio of 1:4. The half-lives of A and B are respectively 100 years and 50 years. Find the time after which the amounts of A and B become equal. कह रहा कि कोई सब्सटेंस है, उसमें 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और उसका जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है उसका रेशियो कितना है 1:4। तो अगर हम कहें कि ए में नंबर ऑफ एटम इनिशियल n0 है तो बी में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4n0। इसी का यूज करना है। तो अब आप गौर कीजिए, फार्मूला है n = n0 e⁻⁻ तो n अगर हम ए वाले का लें तो na कह देते हैं, n0 e⁻⁻, लेमडा किसका, तो ए का इंटू टी तो दोनों के लिए सेम ले रहे हैं। और एन बी, तो आप कहेंगे बी में इनिशियल नंबर ऑफ एटम है 4n0 तो 4n0 e⁻⁻ बी इंटू टी। अब ये जो डीके कांस्टेंट है दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो इसको लेमडा ए कह दिए, इसको लेमडा बी कह दिए। हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय के बाद दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट आफ्टर टाइम टी Na = Nb। तो अब देखिए Na है आपका n0 e⁻⁻ इक्वल टू Nb है 4n0 e⁻⁻ तो ये n0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका e⁻⁻, इसको इधर ले आइए, e⁻⁻ इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो e⁻⁻ इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ आप लॉग यूज कर लीजिए, तो जब लॉग यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, तो λBT इक्वल टू log 4 बेस ई। अब टी यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, लेमडा बी आप कहेंगे कि लेमडा बी इक्वल टू log 2 बाई टी हाफ किसका, बी का, लेमडा ए log 2 बाई टी हाफ ए का, और 4 को आप 2 स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 2⁻², तो 2 आगे आ गया तो 2 log 2, इसलिए यहाँ log 2 लिए कि कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि t log 2 कॉमन ले लीजिए, तो t इंटू log 2 1/t हाफ, b का दिया हुआ है 50, t हाफ a का दिया हुआ है 100 ईयर्स में, इक्वल टू 2 log 2। अब देखिए log 2 कैंसिल, तो t 1/50 माइनस 1/100 यानी 1/100 इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 200 ईयर्स। तो आप कहेंगे 200 आफ्टर 200 ईयर्स दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए स्पेसिमेन फॉर मोहनजोदड़ो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट एज of Indus Valley civilization given living plants gives about 15 decays per minute and half life of carbon 14 is 5700 years.
और देखिए log 1.667 का वैल्यू बेस 10 का दिया हुआ है 0.2218। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। कहता है कि स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदारो। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो उसमें अलग अलग कुछ सिटीज़ थे, उसका नाम था। तो उसमें एक था मोहनजोदड़ो। तो वहाँ पे खुदाई में कोई आपको स्पेसी मिला, इस तरह से कोई अवशेष मिला, और कहता है कि वो जो मिला वो दे रहा है 9 डीके पर मिनट, ठीक है। और कह रहा है कि जो लिविंग प्लांट है वो देता है 15 डीके पर मिनट। तो एक्चुअली प्लांट में जो कार्बन का एक आइसोटोप 14 होता है, ये उसके डीके के बारे में बताया जाता है। तो आप कहेंगे कि जो एक्टिविटी है, वो जो सैंपल मिला, जब कभी भी सिविलाइजेशन रहा होगा, तो वो जो सैंपल अभी मिला तो अब उसका प्रेजेंट एक्टिविटी है 9 डीके पर मिनट। और कहता है कि लिविंग प्लांट, यानी जिस समय में वो सिविलाइजेशन रहा होगा, वह प्लांट, जिस प्लांट का आपको मिला है वो स्पेसिमेन, वो जिस समय में रहा होगा उस समय का एक्टिविटी को इनिशियल एक्टिविटी कहेंगे। तो ये दिया हुआ है 15 डीके पर मिनट। तो आप देखिए कि A/A0 ऐसा यूनिट होगा डीके पर सेकेंड, लेकिन चूंकि हमको रेशियो निकालना है तो A/A0 इक्वल टू 9/15। अब फार्मूला है हमारे पास A इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू A/A0, और A/A0 है हमारा 9/15। तो e टू द पावर प्लस लेमडा टी इक्वल टू 15/9, ये हो गया 1.667। तो अब अगर दोनों तरफ हम लॉग ले लें तो log e टू द पावर लेमडा टी बेस ई इक्वल टू log 1.667 बेस ई। तो आप कह सकते हैं कि इसको आगे ले आइए, लेमडा टी और log बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log बेस 10 1.667। अब लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा इक्वल टू आप जानते हैं 0.693/t½ इंटू टी 2.303, और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2218। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग फिर लॉग टेबल से इसको मालूम करते हैं। तो t इक्वल टू 2.303 इंटू 0.2218, और ये t½ इधर ले जाइए तो t½ दिया हुआ है 5700 ईयर्स, अब बाय 0.693, इसको आप कैलकुलेट करिए, ये मिलता है आपका 4201.42 ईयर्स। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एज कितना हो गया, यानी जिस समय में वो लिविंग प्लांट रहा होगा उस समय से अभी तक का इतना टाइम हुआ, दैट इज आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज से इतना साल पहले रहा होगा। तो अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उससे भी थोड़ा सा आप मैच कीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 to 2500 BC। तो इस तरह से हम लोग किसी पुराने ऑब्जेक्ट के एज का पता इसी को कार्बन डेटिंग प्रोसेस से लगाते हैं कि उसका कितना एक्टिविटी था, कितना एक्टिविटी अभी है। तो आप कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज कितना हो गया, तो 4201.42 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम 3890 इज 28 ईयर्स। What is the disintegration rate of 15 mg of this isotope? कहता है कि स्ट्रॉन्शियम का हाफ लाइफ, एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ कितना है तो 28 ईयर्स। और कह रहा है कि इसका 15 ग्राम का अगर आपके पास सैंपल है तो उसका बताइए कि डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। तो आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछा जाए या एक्टिविटी पूछा जाए, बात एक ही है। तो आप कहेंगे कि एक्टिविटी A इक्वल टू एन लेमडा, एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स, लेमडा क्या है डीके कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कि 15 mg में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा ये मालूम करना है। तो आप कहेंगे कि इसका मास नंबर है 90, तो 90 ग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम कंटेन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, एवोगाड्रो नंबर। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 90। तो 15 mg में तो इंटू कर दीजिए, 15 mg है तो इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये 15 से कट गया 6, तो n हो गया नंबर ऑफ एटम्स 6.023 बाय 6
इंटू 10⁻20। तो अब बोलिए कितना हो गया, ये 6.023/6, ये हो गया 1.003 इंटू 10⁻20। ये आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। और आप जानते हैं कि लेमडा डीके कांस्टेंट इक्वल टू 0.693/t½ तो 0.693/t½ कितना है, 28 ईयर्स। तो 28 ईयर है, तो इसको हम लोग को एसआई यूनिट सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अब सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ईयर को पहले इंटू 365 कीजिए, फिर 24, फिर इंटू 60 उससे अच्छा है कि आप याद रखिए कि 1 ईयर में कितना सेकेंड। तो 1 ईयर इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इसको याद रखेंगे तो आप कहेंगे 28 इंटू इतना कर दिए, तो ये सेकेंड में आ गया। इसको आप कैलकुलेट, ये लेमडा इतना हो गया। तो एक्टिविटी इक्वल टू एन लेमडा, तो आप कहेंगे एन है, निकाले हैं हम लोग 1.003 इंटू 10⁻20 और लेमडा ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिए। और इसको हम लोग कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो ये मिल जाता है 7.85 इंटू 10⁻10 और एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, बेकरेल। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपको अगर एक्टिविटी निकालना हो और कोई सैंपल का मास दिया हुआ हो तो हम लोग इस प्रोसेस से एक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 2760 नेसेसरी टू प्रोवाइड ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 8 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ। द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज 5.3 ईयर्स। तो अब देखिए इसी, यह क्या है, जो पिछला सवाल था उसी का उल्टा हो गया। इसमें आपको एक्टिविटी दिया हुआ है और पर पूछ रहा है कि उस सैंपल का मास कितना होगा, कितना अमाउंट आपको लेना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि एक्टिविटी दिया हुआ है 8 मिली क्यूरी, 8 इंटू 10⁻³ क्यूरी, और क्यूरी तो एसआई यूनिट नहीं है एक्टिविटी का, तो इसको हम लोग किस में बदलते हैं, बेकरेल में। तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरेल, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका 3.7 इंटू 8 29.6 इंटू 10⁻7 बेकरेल। ये एक्टिविटी हो गया। लेमडा इक्वल टू 0.693/t½ t½ है 5.3 ईयर्स, इंटू कर दिए 3.15 इंटू 10⁻7। अब ये हो गया सेकेंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये मिलेगा आपको 4.15 इंटू 10⁻⁻9 पर सेकेंड। तो ए मिल गया, लेमडा मिल गया। तो हमारे पास फार्मूला है ए इक्वल टू एन लेमडा। तो एन इक्वल टू हो गया ए बाय लेमडा। तो एक्टिविटी और लेमडा दोनों निकाले, इसको कैलकुलेट किए तो ये हो गया 7.13 इंटू 10⁻16। इतना नंबर ऑफ एटम्स। तो कोबाल्ट का अगर इतना नंबर ऑफ एटम्स है तो उसका मास कितना होगा, तो बस यही बात मालूम करना है। तो आप यहाँ पे कह दीजिए कि द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कोबाल्ट 60 इक्वल टू 60 ग्राम। मास नंबर को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। The mass of 7.13 into 10⁻16 एटम्स इक्वल ऑफ कोबाल्ट 60। तो आप कहेंगे एक एटम में पहले निकालेंगे तो 60 बाय एवोगाड्रो नंबर, इतना एटम में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये आ जाता है m इक्वल टू 7.1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम या इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। गिवन मास ऑफ यूरेनियम 238 238.05079 U, मास ऑफ थोरियम 234 234.04363 U एंड मास ऑफ हीलियम 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल 4.00260 U। तो अब आप देखिए कि इस तरह का कोई भी अगर आपको कह दे तो आप पहले रिएक्शन लिखेंगे एक कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो क्या मिला, तो यूरेनियम 92 238 अल्फा पार्टिकल इमिट किया। तो अल्फा पार्टिकल इमिट करने से मास नंबर क्या होगा, 4 कम हो जाएगा, 238 से 234। एटॉमिक नंबर 2 कम होगा 90। और यहाँ देखिए आपको हिंट भी मिल रहा है कि 234 किसका है, थोरियम का। तो ये हो गया थोरियम 2He4 प्लस एनर्जी। तो अब देखिए इस तरह के
का कोई भी रिएक्शन रहेगा और हमको ये निकालना हो कितना एनर्जी रिलीज होगा, या कभी कह देगा कितना एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है, तो हम लोग पहले ये निकालेंगे कि जो इसमें मास में कमी आया वो कितना है। एक्चुअली ये मास डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि आप कहेंगे कि थोरियम और हीलियम का टोटल मास अगर यूरेनियम के मास से कम हो तो आप कहेंगे जो मास कम हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि एनर्जी इसमें क्या है, रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मास में चूंकि कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होना है तो मास निश्चित तौर पे कम होगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ यूरेनियम 238 माइनस मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यूरेनियम का मास दिया हुआ है, थोरियम का मास दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है। तो ये आपका 238.05079, इस दोनों को सम किए तो ये आ गया 238.04623। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ रहा है 0.00456 U। तो इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं, इसमें राउंड ऑफ आप नहीं कर सकते, जितना प्लेस तक दिया है वो पूरा आपको यूज करना होगा। आप देखिए इसमें 0.00 आ गई, अगर हम 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दे तो हो सकता है कि इसका हमारा आंसर 0 हो जाए। तो आप इसलिए इसको पूरे के लिए निकालेंगे। तो इतना मास में कमी हुआ है, तो जो मास में कमी हुआ वही एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज्ड। तो आप कहेंगे मास डिफेक्ट, ये जो मास में कमी आया 0.00456 और इनटू आप कहेंगे 931.5 MeV। क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। तो उसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 4.25 MeV। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम, calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made of Cu2963 atoms of mass 62.92960 U, और फिर कह रहा है द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 1.00783 U एंड 1.00867 U रेस्पेक्टिवली। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे कि आपके पास 3 ग्राम का एक क्वाइन है और जो कॉपर का है, कॉपर क्वाइन है, तो उसमें से सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने में कितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आप पहले ये मालूम कर लीजिए कि किसी कॉपर एटम से, एक एटम के न्यूक्लियस से सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम वहाँ से बाहर निकाल लें तो उसमें कितना एनर्जी चाहिए। तो आप कहेंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें तो एक न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगा। और फिर अगर हम ये मालूम कर लें कि 3 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो एक एटम का एनर्जी हमको मालूम है और जितना एटम का कहेगा उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो यही इसका कंसेप्ट है। इस प्रोसेस को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। मास डिफेक्ट ऑफ कॉपर 2963, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ कॉपर एटम। तो जेड है इसका 29, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, प्लस ए माइनस जेड 63 माइनस 29 कीजिए तो 34, एक न्यूट्रॉन का मास माइनस कॉपर एटम का मास, इसको मल्टीप्लाई कर रही है इतना हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया इतना हुआ, माइनस इतना कर लिए। अब आप देखिए इतना प्लस इतना, तो ये आ रहा है 63.52185 माइनस 62.92960, ये दिया हुआ है, माइनस किए दिया गया 0.59225 U। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, तो आप कहेंगे इतना मास डिफेक्ट है, तो मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में है, इंटू 931.5 कर लिए तो ये हो गया MeV, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 551 माइनस 385 MeV। एक न्यूक्लियस से सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो उसके लिए इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कॉपर के लिए। और 3 ग्राम का क्वाइन है तो नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ कॉपर,
तो आप कहेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स का मास होगा 63 ग्राम। तो 63 ग्राम में इतना एटम, तो 1 ग्राम में बाय 63 और 3 ग्राम में इंटू 3। इसको आप कैंसिल करके कैलकुलेट करिए तो ये आपको मिल रहा है 2.87 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम हो गया। तो एक एटम यानी एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी, तो इतना न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड 2.87 इंटू 10⁻23 इंटू बाइंडिंग एनर्जी 551.385 MeV। इसको आप कैलकुलेट करिए, ये आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻25 MeV। इतना एनर्जी जब हम लोग यूज करेंगे तो 3 ग्राम कॉपर के से हम लोग सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। द फ्यूजन रिएक्शन कैन बी टेकन एज 1H2 + 1H2 = 2He3 + n न्यूट्रॉन + 3.2 MeV। कह रहा है कि अगर आपके पास 2 kg ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम यानी वही 1H2, तो उसके फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी आपको मिलेगा, उससे अगर आप 100 वाट के एक बल्ब को जलाना चाहें, ग्लो कराना चाहें, तो कितना दिन तक आप उसको जला सकते हैं। तो आप देखिए कि एक रिएक्शन में कितना एनर्जी मिल रहा है ये हमको मालूम है। तो हम लोग सबसे पहले ये मालूम कर लें कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम इन 2 kg। 2 kg ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 मास नंबर 2 है। तो 1 ग्राम में बाय 2, तो 2 किलोग्राम में इंटू 2 इंटू 10⁻3, ये 2 कैंसिल, 6.023 इंटू 10⁻26 इतना नंबर ऑफ एटम्स है। तो अब आप देखिए कि एक रिएक्शन में 2 एटम चाहिए। अगर एक फ्यूजन रिएक्शन हम कराना चाहें, इसमें क्या होगा, ड्यूटेरियम का 2 एटम चाहिए। तो अगर इतना एटम है तो कितना रिएक्शन होगा, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन 6.023 इंटू 10⁻26 बाय 2, तो ये हो गया 3.011 इंटू 10⁻26। इतना रिएक्शन 2 kg ड्यूटेरियम में से आप करवा सकते हैं। तो अब कह रहा है कि एनर्जी रिलीज इन 1 रिएक्शन, ये दिया हुआ है 3.2 MeV। तो इतना रिएक्शन जब होगा तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड, तो आप कहेंगे 3.011 इंटू 10⁻26 इंटू 3.2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलता है 9.635 इंटू 10⁻26 MeV। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले पहले जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया 15.41 इंटू 10⁻13 जूल। इतना एनर्जी आपको मिला। अब एनर्जी जब आपको इतना मिला तो कितना टाइम तक, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू एनर्जी बाय पावर, इतना एनर्जी है और जो बल्ब आप इससे यूज कर रहे हैं उसका पावर है 100 वाट। तो आप कहेंगे कि 100 ऊपर ले गए तो 15.41 इंटू 10⁻11 सेकेंड, इतना सेकेंड तक एक बल्ब आप जला सकते हैं। तो सेकेंड में आइडिया नहीं आता, देखिए इसको ईयर में कन्वर्ट करिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 15.41 इंटू 10⁻11 बाय डिवाइड कर रहे हैं 3.15 इंटू 10⁻7 से, तो ये ईयर में आ जाएगा। तो ये हो गया 4.89 इंटू 10⁻4 ईयर, यानी आप कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू 48900 ईयर, 48,900 ईयर। इतना दिन तक हम लोग एक बल्ब को यूज कर सकते हैं। तो 48,900 ईयर, इमेजिन कीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही बात हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे कि अगर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो जाए तो इतना एनर्जी आपको मिलेगा कि यह ह्यूमैनिटी को अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक बल्ब क्यों, हम लोग बहुत सारा अप्लायंसेस सारा यूज करेंगे, फिर भी बहुत दिनों तक चलेगा। तो 2 kg ड्यूटेरियम से अगर हम एनर्जी ले लें, फ्यूजन एनर्जी, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करेंगे और एनर्जी का कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगा। देखिए 2 यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये भी पूछा है एग्जाम में।
with the help of an example explain how the neutron to proton ratio changes during alpha decay of a nucleus। कहता है अल्फा डीके जब होगा तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कैसे चेंज करेगा। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको एक आठ याद रखना पड़ेगा कि यूरेनियम 9238 अभी हम लोग देखे थे, इससे अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बन गया थोरियम 9234 प्लस ये अल्फा पार्टिकल। तो यूरेनियम का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, थोरियम का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आप निकाल लीजिए। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बिफोर अल्फा डीके यानी इसका, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 238 माइनस 92 और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92, तो ये हो गया 146/92 यानी 1.58। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आफ्टर अल्फा डीके यानी थोरियम का जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 234 माइनस 90, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, अब बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन 90, तो 144/90 यानी ये हो गया 1.60। तो डीके के पहले था 1.58, आफ्टर डीके हो गया 1.60। तो आप क्या बताएंगे, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेज। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल वेदर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इन ए न्यूक्लियस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू बीटा डीके। तो एक एग्जाम्पल आप याद रखिए कि थोरियम 9234 इससे एक बीटा डीके हुआ, तो अब बीटा डीके जब होता है तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो गया 91, मास नंबर अनचेंज रहता है। तो 91 एटॉमिक नंबर किसका है, ये आप कहेंगे पैक्टिटिनियम का, Pa। तो एन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बिफोर बीटा डीके 234 माइनस 90/90 ये आ रहा है 1.60। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आफ्टर बीटा डीके इसका निकालेंगे तो 234 माइनस 91/91 1.57। तो पहले था 1.60, अब है 1.57। तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बीटा डीके में डिक्रीज कर रहा है, अल्फा डीके में इंक्रीज करता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हम लोग आज जो देखे, ये सब क्वेश्चन इसी सब टाइप का एग्जाम में भी पूछता है, तो इतना आप तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।